नमस्ते छात्रों, हम हैं कल्पना शेजवर। आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई है काव्य 11 समता की ओर। रचनाकार है मुकुटधर पांडेय। मुकुटधर पांडेय जी आपका जन्म 1895 बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुई और मृत्यु 1889 में हुई है। आपका परिचय। छायावादी प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडेय जी ने 12 वर्ष के अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपके पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। आपकी प्रमुख कृतियाँ पुंजा फूल, शैलबाला ये कविता संग्रह प्रसिद्ध हैं और लच्छमा ये अनुदित उपन्यास के रूप में प्रसिद्ध हैं। परिश्रम ये निबंध और हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि उनके लेखन साहित्य प्रसिद्ध हैं। प्रस्तुत पद्य में क्या बतलाना चाहते हैं? तो प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई हैं। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। अब कविता पढ़ते हैं। बीत गया हेमंत भ्रांत शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन अवनी में कुंजा टीका है छाई। पड़ता खूब तुषार पदम दल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग धूप पाते। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं, बाहर श्वान शार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर नहे पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज रात दिन है अपने पौ बारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूरी दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे हैं सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अब कविता विस्तृत देखते हैं। पहले दो पंक्तियाँ। बीत गया हेमंत भ्रांत शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतहीन अवनी में कुंजा टीका है छाई। शब्दार्थ देखते हैं। भ्रांत भ्राता या भाई, द्युतिहीन कांति रहित, चमक रहित, अवनी मतलब पृथ्वी, कुंजाटिका मतलब धुंध में। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु के भाई हेमंत का समय बीत गया है, अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु के कंपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई और वह कांति रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधल का छा गया है। आगे की पंक्तियाँ। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। शब्दार्थ देखिए। तुषार मतलब बर्फ, पद्मदल मतलब कमल दल, ताल मतलब तालाब, बिलखाना मतलब कष्ट पाना, अन्यायी अत्याचारी, नृप मतलब राजा, दंड सजा, यथा मतलब जैसे। ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है, इससे तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी या अन्यायी राजा के तरह तरह के दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। आगे की पंक्तियाँ। निशा काल में लोग घरों में नीच नीच जा सोते हैं, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। निशा मतलब रात का समय, नीच
अपने श्वान कुत्ते और शार मतलब गिदड़। रात्रि के समय बहुत ही ठंड होती है। ऐसे समय लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं, पर ठंड के मारे बाहर कुत्ते और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल होता है। ये असहाय प्राणी चिल्ला चिल्लाकर सारी रात रोते रहते हैं। आगे की पंक्तियाँ। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। अर्धरात्रि मतलब आधी रात, लख मतलब देख। आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जव आकाश मंडल की ओर देखता है, तो वहाँ का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है। एक अलग ही कालिमा छाई होती है उस समय आकाश में। आगे की पंक्तियाँ। तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। निपट मतलब बिल्कुल, मलिन धुंधले, पांडुवर्ण मतलब पीलापन लिए हुए रंग। ठंड से भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफ़ेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौ बारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। शब्दार्थ देखते हैं। मौज मतलब मज़ा, पौ बारे मतलब पौ बारह लाभ का अवसर मिलना, दिन मतलब गरीब, मत्थे मतलब जिम्मे। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है। वे रात दिन मौज मज़ा करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख है। अब आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताज़ी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न बाजी। धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताज़े दूध मलाई खाते हैं और ठंडक का आनंद लेते हैं, लेकिन गरीबों और दरिद्रों को सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती, यानी उन्हें उपवास करना पड़ता है। आगे। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। शब्दार्थ। कंपित मतलब कांपने वाले, पाले मतलब पाला, बर्फ के सूक्ष्म कण जो जमीन पर जम जाते हैं। धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता। वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाले ओढ़ते हैं, इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता। मगर ऐसे समय गरीबों की बुरी हालत होती है। उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। आगे का देखते हैं। वे हैं सुख साधन से पूरित सुगर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। शब्दार्थ। पूरित मतलब परिपूर्ण, सुगर मतलब सुंदर, वासी मतलब रहने वाली। धनिक वर्ग के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं और वे सुंदर सुंदर घरों में रहते हैं। दूसरी ओर गरीबों और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झुंगी झोपड़ियों वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की कोई सुविधा नहीं होती। वह सदा उदासी का माहौल होता है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। पहले हमें उदर की चिंता थी, न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति, हमारी पालन करती जाती। उदर मतलब पेट। कवि कहते हैं कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर करते थे। किसी को पेट भरने यानी क्षुधापूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति से ही सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। शब्दार्थ। उपकार, हित, भलाई। कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता। सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है। इसीलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए।
कविता समझ में आ गई होगी। अब हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय में पहला प्रश्न, सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहला, कृति पूर्ण कीजिए। शिशिर ऋतु में हुए परिवर्तन प्रकृति के माध्यम से, मतलब प्रकृति द्वितीयहीन हो गई है, धरती पर कुंजाटिका छाई हुई है। दूसरा प्रश्न, जीवन शैली में अंतर स्पष्ट कीजिए। धनी वर्ग किस तरह के होते हैं और दीन दरिद्री किस तरह के। धनी में वे रंगीन कीमती शाल दुशाले ओढ़ते हैं और दीन दरिद्र में इनके कांपते हुए शरीर पर रोज पाला गिरता है। धनी में दूसरा, ये सुविधा संपन्न मकानों में रहते हैं और दीन दरिद्री ये टूटे फूटे घरों में रहते हैं जहाँ हमेशा उदासी छाई रहती है। तीसरा प्रश्न, तालिका पूर्ण कीजिए। इसमें आपको ऋतुएं दिए गई हैं, उसमें अंग्रेजी माह और हिंदी माह लिखना है। पहला दिखाया है वसंत, इसमें ये कब आता है, मार्च और अप्रैल, और हिंदी माह को चैत्र और बैसाख कहा जाता है। दूसरा है ग्रीष्म ऋतु, ये है मई जून में आता है और हिंदी माह है ज्येष्ठ आषाढ़। तीसरा ऋतु वर्षा ऋतु, ये जुलाई अगस्त या इसे हिंदी में श्रावण या भाद्रपद कहा जाता है। चौथा है शरद ऋतु, तो ये सितंबर और अक्टूबर में आता है, इसे अश्विन और कार्तिक कहा जाता है हिंदी में। हेमंत ऋतु नवंबर और दिसंबर में और हिंदी माह मार्गशीर्ष और पौष में आता है। ये शिशिर ऋतु ये जनवरी फरवरी और हिंदी माह माघ और फागुन में आता है। चौथा प्रश्न दिया गया है, ये निम्न मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण। ये प्रश्न अब परीक्षा में नहीं आता है। पांचवा देखते हैं, अंतिम दो पंक्तियों से मिलने वाला संदेश, जो अभी अभी हमने देखा है। फिर से देखते हैं, हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार होता है, इसीलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। उपयोजित लेखन है विश्व बंधुता वर्तमान युग की मांग। इस विषय पर आप अपने विचार लिख सकते हैं। धन्यवाद।